हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी साइंस की क्लास 8 के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फो के बारे की चैप्टर रीडिंग करेंगे। इसके लाइन बाय लाइन में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में आपको मीनिंग्स बताती चलूँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। जो आपके पहले तो हेडिंग का ही मतलब समझ लेते हैं। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारे लिए बुरे होते हैं, तो हमें उनके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त, यानी हमारे जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो जो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, जो हमारे लिए बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन दोनों के बारे में आज हमें पढ़ाई करनी है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोग बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखते होंगे अपने आसपास। आप बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स अपने घरों में भी देखते होगे, बाहर भी देखते होगे, है ना? वही बोल रहा है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो हम नॉर्मली हर जगह पे नहीं देखते, कुछ स्पेसिफिक जगह पे देखते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई चीज़ दिखती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। मतलब जो चीज़ें हमें रेगुलरली हमेशा नहीं दिखाई देती हैं, या स्पेशली कभी किसी चीज़ पे दिखती हैं, या अलग अलग जगह दिखती हैं। जैसे लाइक आपको हर जगह, आपको फंगी हर जगह नहीं दिखेगा। लाइक आप ब्रेड कभी कभी ख़राब होती है ना, तो उस पर हम आपको ब्रेड पे डेली तो वाइट वाइट कलर का फंगी नहीं दिखाई देता है ना। तो अब जब ब्रेड ख़राब हो जाती तभी कभी आपको दिखता होगा उस पर कुछ वाइट वाइट फफूंदी जैसा लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। तो वो भी क्या होता है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक ब्रेड होती है। ब्रेड आपको नॉर्मली कैसे दिखती है? एकदम ब्रेड की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती, खाते हैं हम। लेकिन जब आपका रेनी सीज़न होता है या पानी बरस रहा होता है या कहीं गलती से ब्रेड खुली छूट जाती है, तो उस पर क्या होता है? ग्रे ग्रे कलर का या ब्लैकिश टाइप का, या बहुत दिन पड़ी रहे तो ब्लैक हो जाती है। वो नॉर्मल डेज 2-3 दिन के लिए खुली पड़ी रहे तो उसमें वाइट वाइट फफूंदी लग जाती है। फिर उस डॉट डॉट पैचेस को या फफूंदी को हम क्या बोलते हैं? उसे फंगी बोलते हैं। ठीक है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा। ठीक है, सो आगे ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप उन जो पैचेस हैं उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आपको कैसे? ब्लैक ब्लैक और गोल गोल से स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ओके, डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू वी दीज कम फ्रॉम? तो क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर्स किस चीज़ के हैं और ये कहाँ से आए हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये माइक्रोब्स हैं और ये मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं। लाइक जैसे कि मॉइस्ट प्लेस पे किसी चीज़ पे लग गया तो वहाँ से आया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? किसी भी चीज़ पे अगर मॉइस्ट है लाइक नमी है और वो खुली पड़ी हुई है चीज़ें, तो वो क्या हो जाती हैं? उस पर आपके माइक्रोब्स आ जाते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले के लिए एक्टिविटी 2.1 पढ़ लेते हैं और उसको समझा देते हैं आपको थोड़ा सा। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप एक बीकर में हल्की गीली मिट्टी लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। आफ्टर द सॉइल particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? फिर बोल रहे हैं जब ये इसकी जो मड रहेगी, जो सॉइल है वो सेटल डाउन, यानी नीचे नीचे से मिट्टी मिट्टी बैठ जाए, ऊपर ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा रहे, तो आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखिए। तो आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे ना आपको ढेर सारे माइक्रोब्स तैरते हुए नज़र आएंगे, फ्लोट करते हुए। पानी के जो सरफेस होगा, वाटर सरफेस है, वहाँ पे छोटे 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 ढेर सारे हज़ारों
नंबरों में आपको क्या बोलते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। Activity 2.2. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. इसमें बोल रहा है कि आप पॉन्ड से थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेके आइए और स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड होती है, जैसे जिसमें आपने स्लाइड तो भी देखी नहीं होगी, जिसमें आपने कभी मलेरिया टेस्ट देखा होगा। मलेरिया जैसे टेस्ट कराने जाते हैं तो पतली सी स्लाइड में आपके फिंगर से ब्लड निकाल के लगा लेते हैं ना, उसको स्लाइड कहते हैं, ग्लास स्लाइड। अभी आप जब बड़े हो जाओगे, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको स्लाइड्स दी जाएंगी। तो उसमें एक ड्रॉप पानी डालिए और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखिए। तो वहाँ पे आपको ना ढेर सारा, जब आप देखोगे ना तो ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैरते हुए नज़र आएंगे एकदम। उस एक बूंद में भी हज़ारों या सैकड़ों होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो माइक्रोब्स होते हैं। आप So here is a question. Do you find any teeny organism moving around? Yes. जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें तो ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे, है ना। So next paragraph. These observations show that water and soil are full of teeny organisms. ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताता है, ये दिखाता है कि यहाँ पे वाटर हो या सॉइल हो या दोनों का मिक्सचर हो, उसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इनमें से सारे के सारे को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स होते हैं वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपको उनको देखने के लिए किसी न किसी टूल की हेल्प लेनी होगी। आइदर इट इज़ अ माइक्रोस्कोप or magnifying glass or something else. Okay, some of these, such as the fungus that grows on bread, we can see with the magnifying glass. हम जो कि फंगस होता है ब्रेड पे, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको हम देख सकते हैं। ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और बाकी फंगस के अलावा जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते। ओके स्टूडेंट, माइक्रोस्कोप आपने कभी देखा होगा, जैसे साइंटिस्ट वगैरह आप स्लाइड ले करके या ब्लड टेस्ट करते हैं वहाँ पे देखा है ना, वैसे उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। और मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जो आपके कंपास बॉक्स पे छोटा छोटा रहता होगा, जिसे आप पास दूर करते हो तो आपको बड़ा या छोटा दिखता है ना, जिस पे लेंस लगे होते हैं, 2 साइडेड लेंस होते हैं ना, उसको कहते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। क्यों? क्योंकि वो इतने माइक्रो होते हैं कि उन्हें हमें देखने के लिए माइक्रो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इज़ दैट क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजी और प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है, मतलब इनके 4 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, फिर प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है। इस एल्गी में आप सबसे जानते होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी हर जगह पढ़ते होंगे, है ना, अपने अपने काफ़ी चैप्टर्स में पढ़े होंगे। ओके, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4. सो लेट्स सी, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ओके, इसमें से आपको मेन अमीबा याद रखना है, जो अमीबा हमेशा। नेक्स्ट लाइन इज वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपका जो क्या बोलते हैं वायरस है, वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। आइए कैसे डिफरेंट है देखते हैं।
They, however, reproduce only inside cells of the host organism. वायरस जो होता है, अगर किसी लिविंग होस्ट के अंदर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो डेड इटसेल्फ वो कहीं भी पड़ा रहेगा। पर जैसे ही ये किसी ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, इस वजह से ये बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। ओके, विच मे बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। मतलब ये किन में ग्रो कर सकता है ये बता रहा है। ये बैक्टीरिया में भी ग्रो कर सकता है, प्लांट्स में भी कर सकता है और एनिमल्स में भी कर सकता है। ओके, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय viruses. Okay, serious disease like polio and chicken pox are also caused by virus। मतलब जो आपका चिकन पॉक्स होता है और पोलियो होता है वो भी आपके वायरस की वजह से ही होता है। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। आपका जो डायसेंट्रिक है और मलेरिया होती है वो किस होती है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है। बट जो आपका टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th। इट इज़ द पिक्चर ऑफ वायरस जो आपको भी हमने बताया था ना कि 2.5 में शोन है, तो वो यही है। ओके, इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नाउ, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब हमें पता करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ की तरह ही सिंगल सेल्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, सच और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी और फंजाई। जो क्या होता है, जो आपकी कुछ एल्गी होती हैं और कुछ फंजाई होती हैं, वो भी क्या होते हैं, आपका सिंगल सेल्ड भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ रह पाते हैं, हर टाइप के एनवायरनमेंट पे रह लेते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। मतलब ये आइस कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पे एकदम बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी जगह होगी वहाँ पे भी रह लेंगे, और स्प्रिंग्स जैसे हॉट सीज़न में भी रह सकते हैं। मतलब जिसका गर्म से गर्म और ठंडी से ठंडी प्लेस पे भी ये रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शल लैंड्स। मतलब जो डेजर्ट हो जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत हो वहाँ पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, और जो मार्शल लैंड्स होती है वहाँ पे भी ये रह लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कहीं पे भी रह सकते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि ये कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये एक तरह से मान लो ढीठ उगते हैं, कहीं पे भी एग्जिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ना ह्यूमन बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये फिर चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो। ठीक है, ये हर इंसान के अंदर, हर लिविंग, ये इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर लिविंग बीइंग के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, some microorganisms grow on their organisms while other freely exist freely। मतलब कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए क्या बोलते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, दूसरों की ज़रूरत होती है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने से अकेले रह लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हेल्प शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है, फूड कोई और बना के देता है ना। हमने पढ़ा होगा पैरासाइट या ऐसे होते हैं ना उनके बारे में। तो वैसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, वो कहीं भी अकेले भी रह लेते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का और एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम एक दूसरे के लिए कैसे क्या काम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे ना बच्चों, तो आपको जो डिलीशियस फूड मिलते हैं खाने को ना, यम्मी 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 इडली और केक और क्या बोलते हैं आपको, दही, ये सब खाने को जो मिलता है ना, फिर नहीं मिलेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है और थोड़े बहुत हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ होती है लाइफ में तो हर चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, वरना ज़्यादा बताऊँगी तो मुझे भूख लगने लगेगी, है ना। तो सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। अभी मैंने बताया कि कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो हमें बीमारियाँ फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं या यूज़फुल हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या बना सकते हैं? कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, पेस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, okay, next is microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम किस में करें? अल्कोहल बनाने में भी, ब्रिवरेजेस बनाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट क्या होता है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी अल्कोहल नहीं बन सकती। ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन, साफ़ सुथरा रखने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। कैसे कैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे? आपके वेजिटेबल पील्स हो सकते हैं, आपका रिमेन्स हो सकता है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों को किस में ब्रोक डाउन करता है? हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, और किसके थ्रू करता है? बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। Recall that bacteria are also used in preparation of medicines। और जो ये क्या होता है ना, जो इन्होंने फेसेस और वेजिटेबल पील वगैरह से बैक्टीरिया जो चेंज किया ना, बैक्टीरिया में चेंज किया, वो बैक्टीरिया भी ना हमारे लिए मेडिसिन्स बनाने में बहुत यूज़फुल होती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वेस्ट चीज़ों से हमें क्या मिल गया है? एक ऐसी बैक्टीरिया मिल गई ना जिससे हम मेडिसिन बना सकते हैं, तो हार्मलेस हुआ ना। ओके, नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो क्या होता है एग्रीकल्चर, मतलब खेती में, जैसे आपको किसान लोग खेती करते हैं, तो उसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल, जो अनफर्टाइल सॉइल होते हैं ना, उसको फर्टाइल में चेंज कर देते हैं। किसके थ्रू? नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, making of curd and bread. You have learned in class 7th that milk is turned into a curd by bacteria. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. हमने पहले भी देख चुका है क्लास 7 में कि कर्ड्स मिल्क के बनता है। ठीक है, तो कर्ड में क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरियम होते हैं। कौन सा बैक्टीरियम होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, जो कि कर्ड बनने के फॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करता है। जैसे दही में थोड़ा सा आपने दही का जामन डाल दिया है, तो उसमें थोड़ा सा आपने क्या डाला? लैक्टोबैसिलस थोड़ा सा डाल दिया कर्ड का, तो वो रात भर में पूरा एक मग भर करके दही बन जाती है। जितना आपका दूध होता है उतना ज़्यादा क्या होता है? दही बन जाती है ना। आपने देखा होगा घर में कि मम्मी कहती होंगी कि एक डिब्बा दूध है, मिल्क है, उसमें क्या करते हो आप? थोड़ी सी दही डालते हो, उसको रात भर के लिए छोड़ देते हो, तो सुबह आपको क्या मिलता है? पूरी कर्ड मिल जाती है। तो वो फॉर्मेशन होता है मिल्क से कर्ड का। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। यही मैंने भी बताया। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पिकलिंग एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। पिकलिंग मतलब अचार बनाने में भी, और बाकी और बहुत सारी फूड आइटम बनाने में भी आपका क्या होता है? क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है या बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है।
इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी का, ठीक है, सूजी का जो इम्पोर्टेंट वो होता है वो कौन सा होता है, इडली एंड भटूरा इज़ कर्ड। रवा मतलब सूजी, इडली और कर्ड, ये सब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये सब आपके लिए दही से ही बनती है ना सारी चीज़ें। तो यू कैन गेस वाई, क्योंकि जो दही होती है, कर्ड होता है, कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इडली, सूजी, रवा, इन सब चीज़ों में क्या होता है मिल जाएंगे, तो इसमें खमीर उठा देते हैं या इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, ठीक है, जिससे ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाता है, तभी आपकी इडली बन पाती है ना, और तभी आपका केक भी सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है, ढोकला सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है ना। बैक्टीरिया एंड yeast आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, kills and dosa batter, सॉरी, राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, ठीक है। तो राइस का जो बैटर होता है ना, राइस से इडली बनाते हैं ना, तो उसके बैटर को बनाने के लिए भी हमारे लिए बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि रात में हम लोग क्या करते हैं कि इडली के लिए क्या करते हैं, राइस का, चावल का पेस्ट बना लेते हैं, उसको फिर रात भर क्या करते हैं फ्रेगमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें थोड़ी सी कर्ड डाल देते हैं, हाँ, तो रात भर पड़ा रहता है, तो फिर वो सुबह देखते हो पूरा जार भर के हो जाता है, तो वो क्या होता है फ्रेगमेंट हो जाता है। ओके, और डोसा बैटर भी ऐसे ही होता है, डोसा बैटर भी रात में आप थोड़ा सा उसमें कुछ फ्रेगमेंट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया डालते हो, जैसे ईस्ट डाल देते हो गए, या कुछ लोग इनो भी डालते हैं, तो उससे क्या होता है उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो फ्लफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो वो तैयार हो जाता है किसके लिए, डोसा के लिए। आज तो इतना डोसा 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 खाने खाने की बात हो गई है कि अभी से भूख लगने लग गई है। खैर, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है 2.3, ठीक है। टेक हाफ के जी फ्लोर, आटा या मैदा और मैदा, ओके, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, इसमें थोड़ा सा शुगर डालना है और उसको गर्म पानी से मिक्स करना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और क्या करना है इसमें थोड़ा सा ईस्ट डालना है, ईस्ट पाउडर होती है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून डालना है इसमें, और उसके बाद इसको एक डो बनाने तक के लिए इसको स्टेयर करना है, या क्या बोलते हैं इसको मैश करना है, जैसे आटा का होता है ना, आटा को आप गूंथते हो वैसा करना है, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, येस, अगर आपने उसको में ईस्ट डाल दिया तो ईस्ट का काम क्या होता है उसको फ्लफ़ी बनाना और डो को बहुत ज़्यादा कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपने 2 घंटे के लिए डो को छोड़ दिया था वो कैसा हो जाएगा, राइस हो जाएगा, जितना आपने छोड़ा होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, yeast reproduce rapidly and produce कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग respiration। क्या होता है, यीस्ट आपका क्या होता है बहुत ही तेज़ी से क्या बोलते हैं प्रोड्यूस होता है एक दूसरे से, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता है, लाइक अगर किसी चीज़ में आपने ईस्ट डाल दी है तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और चीज़ को थोड़ा फ्लफ़ी बना देता है, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, ठीक है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसमें क्या होता है जो उसमें बबल्स बन जाते हैं, जब वो फ्लफ़ी हो जाता है तो उसमें बबल्स, एयर कैविटी बन जाती है, और उसमें क्या होता है उसमें जब कोई चीज़ में छेद 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 कर देंगे या बबल्स भर जाएगा, हवा भर जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी नॉर्मल साइज से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है 2.6 में दिख रहा है, ठीक, अच्छे से देख लीजिए 2.6 थोड़ा सा था पहले, फिर उसके बाद पूरा बड़ा पूरा और ज़्यादा हो गया ना, इंक्रीज़ हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ this is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cake। यही वजह है जिसकी वजह से क्या होता है, यीस्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि आपका केक बनाना हो गया, पेस्ट्री बनाना हो गया, ब्रेड बनाना हो गया, इन सब जगह पे हम क्या करते हैं, ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे इडली बनाने में भी बहुत यूज़ करते हैं। ओके, commercial use of microorganism, microorganism are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, यानी vinegar। तो अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है।
ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ भी करते हैं? ईस्ट का यूज़ भी हम अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में करते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन एज ऑन नेचुरल sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, juices, etc. Okay, students, I hope आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आया होगा, यहाँ तक के चैप्टर्स आपको लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इसका अगली वीडियो में मिल जाएगा।